Hello everyone, I am Nisha Verma. Welcome back to my YouTube channel Study Podium. आज पॉलिटी की ये बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ मैं। ये एम लक्ष्मीकांत की टॉपिक वाइज रिवीजन होगी, ठीक है। इट इज़ ओनली फॉर क्विक रिवीजन एंड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। इसमें मैं डीप डिटेल्स में नहीं जाऊँगी। तो आज जो वीडियो है उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 कवर करने की कोशिश की जाएगी। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से पहले ही हमें बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो जानने पड़ेंगे। अदरवाइज़ हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 पर एकदम से नहीं आ सकते, ठीक है। तो आई थिंक ये दो वीडियोस में कवर होंगे दोनों। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आने से पहले साइमन कमीशन, कॉमनवेल्थ अवार्ड एंड नेहरू रिपोर्ट पर जाना बहुत ज़रूरी है। आ जाते हैं साइमन कमीशन पे, ठीक है। देखो, साइमन कमीशन क्यों आया, इसको जानने से पहले एक्ट ऑफ 1919 के बारे में जानना ज़रूरी है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में कवर अप करा हुआ है। आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। एक्ट ऑफ 1919 में एक पॉइंट ये था कि 10 साल बाद, एक्ट ऑफ 1919 के 10 साल बाद इसको रिव्यू करना था, ठीक है। बट जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन इसी पर्पज़ के लिए इंडिया में आया था। लेकिन बात क्या थी कि ये टाइम पीरियड से पहले, यानी कि 10 साल होने से पहले ही ये इंडिया में भेज दिया गया था। किस पर्पज़ से? वही रिव्यू करने के लिए, एक्ट ऑफ 1919 को, कि भाई कितना काम हुआ, कैसा काम हुआ इसके अंडर इंडिया में, ठीक है। बट बिफोर टाइम पीरियड, ओके। तो अब इसमें देखो इश्यूज़ क्या थे, क्या था, ये सब हम जान लेते हैं। तो नवंबर 1927 में जो है, यानी कि 2 साल पहले ही, ठीक है, 1919 में आया था, उसका हमें रिव्यू करना था, लेकिन ये 2 साल पहले ही इन्होंने भेज दिया इंडिया में साइमन कमीशन, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, अपॉइंटमेंट करी, ठीक है, 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन की, ठीक है। 7 मेंबर थे, एक स्टैट्यूटरी कमीशन थी, ठीक है। चेयरमैनशिप किसकी थी? सर जॉन साइमन की थी, ठीक है। तो इसको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इंडिया में भेजा गया, ठीक है, कि भाई रिपोर्ट बनाओ ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर, ठीक है, या फिर एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर ब्रिटिश, ठीक है। यही सबसे फसाद की जड़ थी कि सारे ही मेंबर्स जो थे क्या थे? ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। अब देखो, एक्ट ऑफ 1919 किसके लिए बनाया गया? इंडियंस के लिए बनाया गया, ठीक है। अब वो जो है अच्छे से काम हो रहा है उसके अंतर्गत या नहीं, तो ये चीज़ तो हमें इंडियन से पूछनी चाहिए ना, बट नहीं, उसको रिव्यू करने के लिए भेजा किसको जा रहा है? ब्रिटिशर्स को। तो ये फसाद की जड़ थी, ठीक है। इसके लिए, इस वजह से इसे क्या किया गया? बहिष्कार किया गया इसका, ओके, इसका बहिष्कार किया गया। तो आगे देखते हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन ब्रिटिश थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बहिष्कार होगा ही, ठीक है। अब देखो, कमीशन ने जो है, इस साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1930 में। 1930 में ये जो है रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ठीक है। अब ये रिकमेंडेशन क्या क्या देते हैं वो देख लेते हैं, कि डायआर्की जो है उसको एबॉलिश करो, ठीक है, ख़त्म करो डायआर्की को। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस में, यानी कि प्रांतों में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बढ़ाओ, ठीक है। और ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट का एक फेडरेशन स्टैब्लिश करो, ठीक है, एक संघीय जो है, एक ढांचा जो है स्टैब्लिश करो ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स का, ठीक है। और कॉमनल इलेक्टोरेट है उसको भाई बढ़ने दो आगे, वो लगातार चलता रहे। तो ये सब रिकमेंडेशन थी साइमन कमीशन की, ओके। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है, अब इसको, ये जो प्रपोजल्स थे, ये जो रिकमेंडेशंस थी, ठीक है, साइमन कमीशन की, इसको जो है कंसीडर करने के लिए क्या किया गया? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है स्टैब्लिश करी गई, ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को जो है कन्वेंट किया गया, ठीक, जिसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया और इंडियन प्रिंसली स्टेट जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ठीक है। इनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे ब्रिटिश इंडिया के, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के, ठीक है। तो अब जो डिस्कशन हुआ यहाँ पर 3 राउंड टेबल्स में, जो भी डिस्कशन हो, तो उसके बेसिस पर एक जो है इन्होंने जो है वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म तैयार किया, मतलब एक दस्तावेज तैयार किया जिसको कहा गया वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ठीक है। अब इसने जो है अपनी जो है सबमिट कर दी कंसिडरेशन, ठीक है। अब ये जो कंसिडरेशन थी, ठीक है, ये जो डिस्कशन था वो जो है सबमिट कर दिया गया जॉइंट सेलेक्ट कमेटी के कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। रिकमेंडेशन जो थी इस कमेटी की, अब जो ये कमेटी थी जॉइंट सेलेक्ट कमेटी, इसने भी रिकमेंडेशन दी, ठीक है। तो उसको भी जो है इनकॉर्पोरेट किया गया,
ठीक है। और ये सब किस में डाल दिया गया, एक्ट ऑफ 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में ये सब डाल दिया गया। ओके, अब देखो इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर बात करी है कॉमनल अवार्ड। ठीक है, कॉमनल अवार्ड पे भी आएंगे, इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब ये साइमन कमीशन वाली बात होने के बाद जो है क्या मुद्दा आता है 1932 में, अगस्त 1932 में रैमसे मैकडोनल्ड जो था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, वो अनाउंस करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के रिप्रेजेंटेशन को जो है ये एक स्कीम लाते हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत रिप्रेजेंटेशन देना था माइनॉरिटीज़ को। ठीक, इसको कहा गया कॉमनल अवार्ड, इसी को ही कहा गया। ठीक है, तो इसमें क्या था, अवार्ड नॉट ओनली कॉन्टिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन, बट ऑल्सो एक्सटेंडेड इट टू द डिप्रेस्ड क्लासेस और SC। ठीक है, तो इसमें ये था कि भाई कॉमनल अवार्ड में ये था कि पहले से देखो कॉमनल ये जो था सेपरेट इलेक्टोरेट जो था मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस को तो प्रोवाइड किया ही जा रहा था, लेकिन कॉमनल अवार्ड के चलते ये करना था कि भाई डिप्रेस्ड क्लासेस तक भी जो है इसको सेपरेट इलेक्टोरेट को हमने इन्होंने जो है बढ़ाना था। ठीक है, तो गांधी जी जो थे इससे बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हो गए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, फास्ट रख लिया। ठीक है, अनटू डेथ तक येरावाड़ा जेल में, पूना में। ठीक है, अब कि उन्होंने मांगे ये थी कि इसको भी मॉडिफाई करो, तो गांधी जी अड़े रहे, तो आखिर में जो है इन्हें एग्रीमेंट करना पड़ा। ठीक है, इन लोगों को, और उस एग्रीमेंट को ही हमने क्या कह दिया, पूना पैक्ट। और ये एग्रीमेंट किसके बीच हुआ था, कांग्रेस लीडर्स के बीच में हुआ था और डिप्रेस्ड क्लास के लीडर्स के बीच में हुआ था। और डिप्रेस्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट करने वाले लीडर्स उस टाइम कौन थे, BR अम्बेडकर थे। ठीक है, तो गांधी जी और BR अम्बेडकर जी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसे पूना पैक्ट कह देते हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत क्या हुआ, रिटेन द हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट एंड गेव रिजर्व्ड सीट्स टू द डिप्रेस्ड क्लासेस। इसमें क्या हुआ, हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट को जो है उस पर हामी भरी गई और उसमें ये क्या किया गया कि डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्व सीट्स प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉमनल अवार्ड। अब कॉमनल अवार्ड के बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैंने मेंशन की है, नेहरू रिपोर्ट, उसे जान लेते हैं। हाँ जी, नेहरू रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट क्या था, मेमोरेंडम था। ठीक है, जो कि ये बोल रहा था, पहली बात तो इसको किसने प्रिपेयर किया था ये जानना ज़रूरी है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने। ठीक है, इसको प्रिपेयर किया था, इसका ये एक मेमोरेंडम था। ठीक है, इसको क्यों प्रिपेयर किया गया था, इसमें बोला क्या गया था, इसमें बोला ये गया था कि भाई हम जो हैं ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंतर्गत रहते हुए ही डोमिनियन स्टेटस को एंजॉय करेंगे, यानी कि इंडिया जो है डोमिनियन स्टेटस रहेगा किसके अंतर्गत, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंतर्गत। ठीक है, तो इसके चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो दिल्ली में फरवरी 1928 में इसको प्रिपेयर किया गया था। ठीक, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे नेहरू रिपोर्ट के, वो देख लेते हैं। इसमें बिल ऑफ राइट्स था। अब बिल ऑफ राइट्स क्या होता है, बिल ऑफ राइट्स ये होता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक है, वहाँ के सिटीजन्स को जो है कुछ राइट्स प्रोवाइडेड होते हैं। तो बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में उन राइट्स की एक लिस्ट होती है, तो उसे ही हम बिल ऑफ राइट्स बोल देते हैं। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट में ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था कि इट कंटेन अ बिल ऑफ राइट्स। सेकेंड चीज़ ये है, ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल अथॉरिटी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल आर ड्राइव्ड फ्रॉम पीपल। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल जो अथॉरिटी होगी वो लोगों के द्वारा ही होगी। ठीक है, सेम शैल बी एक्साइज्ड थ्रू ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर और इन अकॉर्ड विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब लोगों से ही जुडिशरी, लोगों से ही एग्जीक्यूटिव, लोगों से ही लेजिस्लेटिव। तो ये था ऑल द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, तीसरा एलिमेंट ये था, देयर शैल बी नो स्टेट रिलीजन, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। मैन वीमेन इक्वल होंगे। ठीक है, चौथा ये था कि देयर शुड बी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद रेजिडरी पावर इज वेस्टेड इन द सेंटर। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी और जो बाकी जो रेजिडरी पावर्स होंगी वो बाकी किसे दी जाएंगी, सेंटर को दी जाएंगी। ठीक है, इट इंक्लूडेड अ सजेशन दैट द प्रोविंसेस शुड बी लिंग्विस्टिकली डिटरमाइंड। ये बोला गया कि प्रोविंस जो हैं, प्रांत जो हैं, उन्हें लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो है डिटरमाइन किया जाएगा, देखा जाएगा। इट डिड नॉट प्रोवाइड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एनी कम्युनिटी एंड वेट एज फॉर माइनॉरिटी। ठीक है, इसमें जो है ये भी बोला गया कि कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा किसी भी कम्युनिटी के लिए।
तो ये सब क्या बोला गया था, नेहरू रिपोर्ट में बोला गया था। ये सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे नेहरू रिपोर्ट के। अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे आते हैं। इसमें ये जो था ये एक सेकंड माइलस्टोन था टुवर्ड्स अ कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ओके, इट वॉज अ लेंथी एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। ये बहुत ही लंबा और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था, ठीक है। 321 तो इसमें सेक्शंस थे, 10 इसमें शेड्यूल्स थे, ठीक है। अब इसके वन बाय वन फीचर्स जान लेते हैं। पहला फीचर ये है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन की एस्टेब्लिशमेंट हो, ठीक है, जहाँ पर प्रोविंसेस हों, प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो यूनिट के तौर पर काम करें, पावर डिवाइड हो इनके बीच में, ठीक है। 3 लिस्ट होंगी, फेडरल लिस्ट होगी जिसमें जिसमें कि 59 आइटम्स होंगे, यानी कि 59 आइटम्स होंगे जो कि सेंटर के लिए हैं, ठीक है। प्रोविंशियल लिस्ट होगी जो कि प्रोविंसेस के लिए है, ठीक है, 54 आइटम्स होंगे। कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें दोनों आइटम्स, यानी कि जिसमें सेंटर और प्रोविंसेस दोनों का ही हस्तक्षेप होगा, वो 36 आइटम्स थे, ठीक है। रेजुलरी पावर वाइसरॉय को दी जाएगी, ठीक है। तो फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग, ऐसा बोला गया लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, ठीक है। प्रिंसली स्टेट क्योंकि कभी एग्री करे ही नहीं। दूसरा पॉइंट ये होता है भाई, अबॉलिश कर दो डायरकी को प्रांतों में, ठीक है, और इंट्रोड्यूस कर दो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब प्रोविंसेस को, प्रांतों को पूरी ऑटोनॉमी दी जाए, ठीक है, इंट्रोड्यूस। लेकिन प्रोविंसेस में जो है क्या करना है हमने, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है वो जो है बनी रहे प्रोविंसेस में, ठीक है, बट ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाए उन्हें, ये बात बोली गई, ठीक है, एक्ट ऑफ 1935 में। गवर्नर जो है वहाँ देखो, इसमें जिस तरीके से बोला गया कि प्रांतों को जो है पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दे दो, लेकिन वहाँ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, कौन वो करेगा, इंश्योर करेगा, गवर्नर करेगा, ठीक है। गवर्नर जो है वो कौन होगा, वो सेंटर के द्वारा ही होगा, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही होगा, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ठीक है, मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, मिनिस्टर्स और गवर्नर। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आज हमें अपने यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, लेजिस्लेटिव सिस्टम है, वहाँ भी देखने के लिए मिलता है यही स्ट्रक्चर। तो यहाँ से हम ये चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है इफेक्ट में 1937 में आया और जो है डिसकॉन्टिन्यू भी हो गया 1939 में। अब तीसरा पॉइंट ये देख लेते हैं, एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट सेंटर। सेंटर पे डायरकी हो, ठीक है, लेकिन प्रोविंसेस में डायरकी नहीं हो, ये बोला गया। फेडरल सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब जो डायरकी जो सेंटर पे होनी थी वहाँ पर जो है फेडरल सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, रिजर्व सब्जेक्ट्स में और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में। अब ये भी कभी ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। चौथी बात ये कही गई कि बायकैमरलिज्म, ठीक है, बायकैमरलिज्म लाया जाए और लाया भी गया, ठीक है। किसमें 11 प्रोविंसेस थे, ठीक है, लेकिन 6 प्रोविंसेस में बायकैमरलिज्म लाया गया। कौन कौन से थे, लेजिस्लेचर ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार एंड यूनाइटेड प्रोविंस। अब ये यूनाइटेड प्रोविंस क्या है, यूनाइटेड प्रोविंस आज का यूपी और हम उत्तराखंड मिला लेते आई थिंक, तो ये सारा उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंसेस था, ठीक है। तो यहाँ पर बायकैमरलिज्म ला दिया गया। वही अपर हाउस लोअर हाउस, ये हम जानते हैं बायकैमरलिज्म, यानी कि लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया, वर प्लेस्ड ऑन दैम, ठीक है, बट इसमें रिस्ट्रिक्शन भी की गई, ठीक है। इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेशन। कॉमनल रिप्रेजेंटेशन को जो है इसको जो है बढ़ाया गया, बढ़ावा दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया डिप्रेस्ड क्लासेस को, ठीक है, वीमेंस को, लेबर्स को, ठीक है। काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। अब एक्सटेंड कर दिया गया फ्रेंचाइज को, 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट, ओके। इस्टेब्लिशमेंट हुआ आरबीआई का, ठीक है, किसके लिए, टू कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट हुआ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का, ठीक है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, ओके। इसके अलावा फेडरल कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ जो कि सेटअप हुआ 1937, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमने आज कवर कर लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कवर हो गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पर नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।